भारत के सबसे बड़े राजनीतिक, भारत के सबसे बड़े महान सेनापति और भारत को सबसे पहले आजादी दिलाने वाले, जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूं फैक्ट्स की फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत के लिए 9 देशों की सेना को लाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वक्त से पहले आजादी दिलाई। जी हां, आप इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य में आ रहे होंगे, पर यही सत्य और ऐसे बहुत सारे सत्य आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसे बहुत से अनकहे सच और बहुत सी उनकी अनकही बातें जिनको आप फॉलो कर अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनको हम सब उनके चाहने वाले सुभाष बाबू मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे खुद के एक बहुत ही बड़े आइडल, मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूं अपनी, इसीलिए आज मैं शायद इस वीडियो को बनाने में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये रिसर्च मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, इनके बारे में बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ जान रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज़ आज मैं आपको सारी चीज़ें मिलाकर बताने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जी, वो नेता है जिन्होंने पूरे दुनिया को भारत की आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया था, एकता का सबसे बड़ा प्रतीक। ये वो नेता है जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले आईएएस क्लियर किया था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज बहुत कुछ जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष बाबू। दोस्तों, सुभाष बाबू का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। दोस्तों, सुभाष बाबू शुरू से ही भारतीय आज़ादी के लिए अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को उत्तीर्ण करके, जो कि सबसे पहली बार अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को उत्तीर्ण किया था, और उसकी ट्रेनिंग के लिए वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद उन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसीलिए बीच में ही ट्रेनिंग को छोड़कर वो भारत वापस लौट आए। और आप सबको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था और इसी तरीके से वो भारत के आज़ादी के संघर्ष के साथ में जुड़ गए और महात्मा गांधी जी के साथ में वो कांग्रेस के साथ में भारत की आज़ादी के लिए एक अलग ही संघर्ष के साथ शुरू कर दिया। 1939 जब भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था और उस वक्त सुभाष बाबू ने उस तरफ रुख किया और वो वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अंग्रेज़ों ने उनका बढ़ता प्रभाव देखकर उन्हें जेल में डाल दिया और 2 हफ्तों तक सुभाष बाबू ने ना कुछ खाया ना पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर भारत के युवाओं ने आंदोलन छोड़ दिया और इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। फिर 1941 में सुभाष बाबू अपने भतीजे शिशिर की मदद से वहाँ से भाग निकले। वो सबसे पहले बिहार के गोमा पहुँचे और उसके बाद वो पेशावर पहुँचे, पाकिस्तान के पेशावर पहुँचे और उसके बाद वो उधर से जर्मनी पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई एडोल्फ हिटलर से। एडोल्फ हिटलर से उन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए सहयोग मांगा, जिसमें एडोल्फ हिटलर ने पूर्ण सहयोग करने का विश्वास दिलाया। इस बात के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग थी सुभाष बाबू की। राजनीति में आने से पहले सुभाष बाबू पूरी दुनिया घूम चुके थे और बहुत से देशों का उन्होंने भ्रमण किया था, और तो इस वजह से उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा कूटनीतिक था, जो कि उसका इस्तेमाल वो भारत की आज़ादी के लिए कर रहे थे। जर्मनी इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना मित्र बनाया और भारत की आज़ादी के लिए पूर्ण सहयोग मांगा। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में चल रहे विश्व युद्ध के दौरान भी 9 देशों का सहयोग लेकर आज़ाद हिंद सरकार को पूरी घोषणा कर दी थी, जिससे अंग्रेज ठर्रा गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुभाष बाबू के आज़ाद हिंद फौज के बारे में और पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को इस बात का विश्वास दिला दिया था कि अगर एक हो जाएं
तो ये ब्रिटिश राज भी हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन में आज़ाद हिंद फौज का एक बहुत बड़ा रोल था। इस रोल के वजह से ही सुभाष बाबू पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1943 21 अक्टूबर ये वो दिन था जिस दिन आज़ाद हिंद फौज को दोबारा पुनर्जागृत किया गया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज को 1942 में मोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था और फिर सुभाष बाबू ने इसे 21 अक्टूबर 1943 को पुनर्जागृत किया। अब ये दिन क्यों विशेष है? इस दिन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं और हम इस बात को सुनते हैं कि सुभाष बाबू ने आज़ादी पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं और कहीं नहीं बहुत बड़ा सत्य है। 21 अक्टूबर 1943 को भारत के महानतम पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमते आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत का गठन किया और 9 देशों के साथ में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 9 देश। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 9 देशों ने सुभाष बाबू की आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से निस्ते नाबूद करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन की और शौर्यता की कहानी। आज वही आज़ाद हिंद फौज भारतीय सेना के रूप में भारत में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा पुनर्जागृत की गई आज़ाद हिंद फौज आज भारतीय सेना के रूप में भारत में सेवा कर रही है। आइए जानते हैं और बहुत कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का सबसे बड़ा पहलू और सबसे बड़ा रहस्य उनकी मृत्यु है। 1945 में जापान जाते समय उनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत से रहस्य हैं। ना उनकी बॉडी मिली थी और ना ही ऐसे कोई तथ्य मिले थे कि उस प्लेन क्रैश में सुभाष बाबू की मृत्यु हुई थी। और ऐसे बहुत से हमारे पास तथ्य हैं, बहुत से ऐसे प्रूफ्स हैं जिनको अगर हम एक स्पेशल वीडियो में बताएं तो बहुत ही बेहतर होगा। उन्होंने कैसे वहाँ से निकलकर गुमनामी बाबा की जीवन जिया और किस तरीके से जो बंदा डिजर्व करता था भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनने का, किस तरीके से वो एक गुमनामी जीवन पूरे जीवन जिए। क्या था उनका धारणा, क्या थी उनके मन की धारणा, क्या थी उनकी सोच कि उन्होंने सामने आकर अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। ये सब बहुत ही रहस्यमयी और कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसको दबी रहना ज़रूरी अभी तक था, पर अब नहीं है। इसके लिए मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप सबका अगर सहयोग मिला तो, क्योंकि इस बात का कंफर्मेशन बहुत से सबूतों के साथ हुआ है और इस बात का कंफर्म है कि सुभाष बाबू की मृत्यु जापान प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। और ऐसे बहुत से तथ्य हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनको मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सब भी हैरान हो जाओगे कि किस तरह जो बंदा 1945 में मृत्यु हो गई थी जो जापान प्लेन क्रैश में, वो कैसे जवाहरलाल नेहरू के अंतिम यात्रा में मौजूद था। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु 1960 के बाद हुई थी, और तब सुभाष चंद्र बोस उस अंतिम यात्रा में कैसे मौजूद थे। और ऐसे बहुत से तथ्य, ऐसे बहुत से प्रूफ और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि प्रूफ करती हैं कि गुमनामी बाबा के रूप में वो अयोध्या में सालों तक और अयोध्या के अगल बगल जिलों में सालों तक रहे हैं। तो चलिए अब हम आज सुभाष बाबू को उनकी जयंती पर नमन करते हैं और सीखते हैं कि अपने जीवन में किस तरीके से एकता लाकर कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बहुत ही बड़ा, जिससे हम अपने आप को सशक्त बना सकें। क्योंकि सुभाष बाबू ने
अपने भारत के लिए एक ऐसा भारत का सपना देखा था जिस सपने को लेकर अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया को आगे से लीड करे, जो पूरी दुनिया को इस बात का विश्वास दिलाए कि भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एकता के दम पर पूरी दुनिया को इस बात को प्रूव कर सके कि हम नंबर 1 थे और हैं और रहेंगे। उन्होंने इस बात को प्रूव किया था सालों पहले। अब हमारी बारी है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी बातों को और उनके उस भारतीय भविष्य को साकार करें जो कि उन्होंने सालों पहले देखा था। तो नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो को ऐसे देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या जानना है उनके जीवन का सबसे रहस्यमयी चीज़, उनकी मृत्यु के बारे में। और मैं आपको सामने बहुत से तथ्य लॉजिकल रूप में रखूंगा जिससे आप इस बात को क्लियर समझ पाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।